अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। एज़ वी आर गोइंग थ्रू विद द पेंडेमिक ऑफ कोविड-19, सो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिलीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम 9th क्लास की बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ठीक, हाँ, इस चैप्टर के अंदर हम जो है वो बायोलॉजी को इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले तो साइंस पढ़ेंगे कि साइंस क्या होती है। साइंस के बाद जो है हम डिस्कस करेंगे कि साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस क्या हैं या बायोलॉजी जो है वो क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद बायोलॉजी की डिवीजन्स और फिर बायोलॉजी की जो है वो आगे जाके फर्दर इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस और बायोलॉजी के अंदर जो डिफरेंट तरह के करियर्स आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर जो है हम चूँकि आप लोग 8th क्लास से प्रमोट होके आए हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि बायोलॉजी होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं साइंस क्या होती है। साइंस पढ़ी है ना आपने 8th क्लास में, तो सबसे पहले साइंस पढ़ते हैं कि साइंस क्या होती है। तो देखें जी, साइंस एक केयरफुल डिसिप्लिन है जिसके अंदर लॉजिकल नॉलेज मिलता है। ठीक है, लॉजिकल नॉलेज एक इस तरह का नॉलेज होता है जो कि जिसके अंदर लॉजिक्स आ जाती हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जिसे साबित किया जा सकता है, और ज़ाहिरी सी बात है कि साबित उसी चीज़ को किया जा सकता है जो कि लॉजिकल होती है। ठीक हो गया। साइंस के अंदर हम कहते हैं कि ऑब्जर्वेशंस बनाई जाती हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एक ऐसा नॉलेज जिसमें ऑब्जर्वेशंस बनाई जाती हैं, यानी मुशाहदात किए जाते हैं और तजुर्बात किए जाते हैं। ठीक है जी, और इन ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स की मदद से जो कंक्लूजन्स निकलते हैं वो लॉजिकल होते हैं। ठीक है जी। इस तरह के नॉलेज को साइंस कहा जाता है। तो एक ऐसा नॉलेज जो कि हमें ऑब्जर्वेशन से हासिल होता है और एक्सपेरिमेंट से हासिल होता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स की मदद से जो कंक्लूजन्स हासिल होते हैं, ठीक है, जो लॉजिकल कंक्लूजन्स हासिल होते हैं, इस तरह के नॉलेज को जो है साइंस कहा जाता है। ठीक है जी। साइंस के बाद हम डिफ़ाइन करते हैं कि एंशियंट टाइम्स के अंदर, पुराने वक्तों के अंदर साइंस को जो है, साइंस की बेसिक्स के अंदर यही बात आती थी कि साइंस एक ही तरह की है और इसके अंदर सारी दुनिया की, सारी कायनात की जितनी भी तरह की साइंसेस थी डिफरेंट तरह की, वो सारी इसके अंदर आ जाती थी। लेकिन बाद में जो है साइंस को मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, हम नेचुरल साइंस कहते हैं कि ऐसी साइंस को जो कि नेचर के साथ डील करती है। अब नेचर के अंदर फिज़िकल सब्सटेंसेस भी होती हैं और इसी तरह से बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस भी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले फ़िज़िकल साइंस वो होती थी, ये एंशियंट टाइम्स की बात की जा रही है। ठीक है जी। फ़िज़िकल साइंस एक इस तरह की साइंस थी जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो है वो डील करती थी। ठीक है, एक ऐसी साइंस जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ डील करे उसे फ़िज़िकल साइंस बोला गया है। ठीक है, मिसाल के तौर पर केमिस्ट्री हो गई या फ़िज़िक्स हो गई या एस्ट्रोनॉमी हो गई। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह की साइंसेस हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ डील करती हैं। इसी तरह से दूसरे नंबर पे आ जाती हैं बायोलॉजिकल साइंसेस। ठीक है, और ये इस तरह की साइंस है जो कि लिविंग थिंग्स के साथ डील करती है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर इसके अंदर बायोलॉजी आ जाती है। ठीक है, फिर बायोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ तरह की डिवीजन्स आ जाती हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी आ जाती है, ऑर्निथोलॉजी आ जाती है। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट तरह की फील्ड्स हैं आगे जाके बायोलॉजी के अंदर। ये जो है ये एंशियंट टाइम्स के अंदर साइंस को 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है, फ़िज़िकल साइंस में और बायोलॉजिकल साइंस में। ठीक है, फ़िज़िकल जो नॉन लिविंग के साथ डील करती है और बायोलॉजिकल जो लिविंग के साथ डील करती है। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स, पुराने वक्तों में ना सबसे पहले ग्रीक्स वो लोग थे, यूनानी वो लोग थे जिन्होंने जो है बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया और जिन्होंने स्पेसिफ़िकली जो है वो बायोलॉजी के बारे में बात करना शुरू की। इनमें सबसे पहले आता है अरिस्टोटल का नाम, यानी अरस्तू का नाम। अरस्तू वो शख्स है जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप लोगों ने जहन में रखनी है ये बात। ठीक, उसके बाद आ जाती है जी बायोलॉजी क्या होती है। अब हम आगे जाके डिफ़ाइन करते हैं ना, साइंस की मेनली जो है वो 3 ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ साइंस। केमिस्ट्री आ जाती है इसके अंदर बायोलॉजी आ जाती है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो फिज़िक्स आ जाती है। ठीक हो गया। हम इस टॉपिक के अंदर अपने जो है वो बायोलॉजी को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले वो ग्रीक लोग थे जिन्होंने बायोलॉजी की टर्म इस्तेमाल की है। तो ये बायोलॉजी जो है ये ग्रीक अल्फाज से ही निकली है। ठीक है, 2 अल्फाज हैं ग्रीक, बायोस एंड
लॉगस। ठीक हो गया। सो बायोस का मतलब जो है ये एक ग्रीक लफ्ज़ है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है लाइफ। ठीक हो गया। एंड इसी तरह से लॉगस जो है ये भी एक ग्रीक लफ्ज़ है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है रीजनिंग और थॉट, यानी सोचना या वजह तलाश करना। ज़ाहिर सी बात है, जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं या वजह तलाश करते हैं, हम उस चीज़ को स्टडी ऑफ कर रहे होते हैं। ठीक है, हम उस चीज़ का जो है वो मुतालिया कर रहे होते हैं, उसको पढ़ रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो हम इसको राउंड ऑफ करके हम इसे लिख सकते हैं कि जी स्टडी है। ठीक है। अब लाइफ किसके अंदर पाई जाती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है। तो हम बायोलॉजी को इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या स्टडी ऑफ लाइफ है। ठीक है। अब एक ऐसी साइंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करती है, इस तरह की साइंस को जो है हम लोग बायोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है बायोलॉजी की कि बायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है जी, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी वो बात कि हर वो चीज़, ठीक है, लिविंग थिंग्स के अलावा हर वो चीज़ जो लिविंग थिंग्स पर अपना असर छोड़ती है, अपना इफ़ेक्ट रखती है, उनके साथ इंटरेक्ट करती है। मसलन हवा हो गई, अब कोई ज़िंदा चीज़ तो नहीं है हवा, या पानी हो गया या खाना हो गया। ठीक है, ये ज़िंदा चीज़ें नहीं है, लेकिन इनके साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन रहता है। ठीक है, तो इन सब की स्टडी भी हम बायोलॉजी के अंदर करते हैं। तो बायोलॉजी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स और हर वो चीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है, उनकी स्टडी को बायोलॉजी बोला जाता है। तो स्पेसिफिकली देखें बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या हुई फिर, कि ये क्या है? एक साइंस क्या है? साइंस है। ठीक है, साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो है हम स्टडी करते हैं जी स्ट्रक्चर्स को, फंक्शंस को और रिलेशनशिप्स को। ठीक है जी, लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स, यानी जानदारों के हम इसके अंदर जानदारों के मुख्तलिफ़ तरह की साख्तें जो उनके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, उनके अंदर जो मुख्तलिफ़ तरह के अफ़ाल, मुख्तलिफ़ साख्तें जो है परफॉर्म करती हैं। मिसाल के तौर पर कान है ना, एक ऑर्गन है। ठीक है, ये सुनने का काम करते हैं, और आंखें जो है ये देखने का काम करते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर्स की स्टडी, और फिर ये काम क्या करें, मसलन आंखें जो है ये देख रही हैं या कान सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये सुनना जो है ये एक फंक्शन है। ठीक है, और इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप और उनका एनवायरनमेंट के साथ जो है रिलेशनशिप, इस चीज़ को भी हम बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। सो अब आगे आती है टर्म कि लाइफ क्या होती है, ज़िंदगी क्या होती है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि ज़िंदगी जो है ये सारे करैक्टर्स हैं। ठीक है, ये एक खसूसियात हैं या खसूसियात का एक सेट है, खसूसियात का मजमूआ होता है। ठीक है, जो कि जानदार और बेजान के अंदर फ़र्क करती हैं। ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि ज़िंदगी खसूसियात का मजमूआ है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग थिंग्स से। ठीक है जी, जो जानदारों को बेजान से डिफ्रेंशिएट करती है, ऐसी खसूसियात के मजमूए को हम बोलते हैं जी लाइफ। ठीक है जी। सो मुख्तलिफ़ तरह के करैक्टर जो आते हैं लाइफ के, उनके अंदर देखें मूवमेंट है कि जानदार जो है हरकत कर सकते हैं, बेजान जो है वो हरकत नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी तरह से लोकोमोशन एक टर्म होती है। ठीक है, प्लांट्स जो हैं वो भी मूव करते हैं ना, तो इस तरह से हम कहते हैं कि जी ये लोकोमोट करते हैं। ठीक है, प्लांट्स कंप्लीटली अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अपने बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उनको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। मसलन जो है वो अपने पत्तों का जो रुख है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अपना ग्रोथ पैटर्न चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि प्लांट्स भी मूव करते हैं। उसके बाद एक्सक्रीशन करते हैं, जानदार जो है अपनी बॉडी से फालतू मादों को निकालते रहते हैं। तो ये एक करैक्टर है लाइफ का। ठीक है, इसी तरह से लाइफ का ये भी करैक्टर है कि ये रिप्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, यानी अपनी तादाद जो है जानदार डबल कर सकते हैं। एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर तादाद डबल करने की सलाहियत होती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर लाइफ पाई जाती है। ठीक है, इसी तरह से रेस्पिरेशन या होम्योस्टेसिस है। ठीक है, रेस्पिरेशन जो है यानी हम कहते हैं कि वो एनर्जी गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से होम्योस्टेसिस है यानी अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, जानदार।
लेकिन जो बेजान चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ना वो रेस्पिरेशन कर सकती, ना होम्योस्टेसिस कर सकती हैं, ना रिप्रोडक्शन कर सकती, ना एक्सक्रीशन, ना मूवमेंट या लोकोमोट कर सकती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इरिटेबिलिटी या सेंसिटिविटी या अडॉप्टेबिलिटी, ठीक है, ये भी जानदार ही कर सकते हैं, यानी जानदार अपने इन्वायरमेंट के लिए सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है जी, मसलन बाहर अगर गर्मी है, ठीक है, तो जानदारों की बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस पैदा होती हैं जो उस गर्मी को अडॉप्ट करने के अंदर हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, इसी तरह से न्यूट्रिशन है कि वो ग़ज़ा ले सकते हैं जानदार जो होते हैं। ठीक है जी, बेजान को ग़ज़ा की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से ग्रोथ है, जानदार जो है वो अपने आप को साइज़ में बड़ा कर सकते हैं, लेंथ में बड़ा कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ग्रोथ भी जो है वो जानदार ही कर सकते हैं, यानी ये भी लाइफ के करैक्टर होता है। ठीक हो गया, सो ये थे लाइफ के करैक्टर्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये डिफरेंट तरह की लाइफ है जो है, मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, तो ये जो है इन सब के अंदर लाइफ पाई जाती है, इस वजह से हम इनको लिविंग थिंग्स बोलते हैं। ये सारे करैक्टर्स जो पीछे हमने पढ़े हैं, ठीक है, वो सारे इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, सो उसके बाद है जी इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। ये एक अलहदा से पॉइंट लिखा है मैंने, ठीक है, तो ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए बायोलॉजी के लिए। ठीक है, ये बायोलॉजी करती क्या है, ह्यूमन बॉडी के फंक्शन को, ह्यूमन बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है इंसान को। ठीक है, और हम खुद जो है वो इंसान है। ठीक है, तो इंसान की बॉडी के फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है बायोलॉजी। ठीक है, इसी तरह से मुख्तलिफ तरह की बीमारियों के इलाज के लिए हेल्प आउट करती है बायोलॉजी। ठीक है, इसी तरह से कोई प्रॉब्लम होती है, स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उसको एक अच्छे तरीके से हल करने के बारे में बताती है बायोलॉजी। ठीक है जी, इसी तरह से हमें ख़ुद को समझने के लिए हेल्प आउट करती है, और जो हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं उनको समझने के लिए भी हेल्प आउट करती है। इसी तरह से जानदारों का आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है, दो इंसान है, दो इंसानों के दरमियान आपस के दरमियान में जो है वो इंटरेक्शन किस तरह का है, या फिर इंसान का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, दूसरी तरह की स्पीशीज़, मिसाल के तौर पर एनिमल्स के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है। ठीक है, और इसी तरह से इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्शन है। ठीक है, तो इसके बारे में भी बायोलॉजी हमें बताती है। ठीक है जी, सो नेक्स्ट है जी नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, जो कि हमें मुख्तलिफ तरह की फील्ड्स में काम आता है। देखें, मेडिसन के अंदर हमें काम आता है, पीछे हमने पढ़ा कि ये मुख्तलिफ तरह की बीमारियों के इलाज के लिए हेल्प करती है। ठीक है, तो ये मेडिसन बनाने के बारे में जो है वो हमें बताती है। एंड पब्लिक हेल्थ, यानी पब्लिक हेल्थ होती है लाइक एक कॉमन हेल्थ के, मतलब सबकी सेहत का ख्याल रखना है, सारे तरह के जानदारों की सेहत का ख्याल रखना है, दैट इज़ पब्लिक हेल्थ। ठीक हो गया, सो इसके बारे में जो है हेल्प आउट करती। इसी तरह से एग्रीकल्चर के बारे में हमें जो है वो हेल्प आउट करती। नई फसलें हम उगाते हैं, और जो फसलें उगाते हैं उनकी जो है वो पैदावार बड़ी अच्छी होती है, और उनके अंदर जो है वो डिजीज़ कम होती हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में हेल्प आउट करती है। इसी तरह से इंडस्ट्री में हेल्प करती है। इंडस्ट्री में जो है वो मुख्तलिफ तरह के अब बायो कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये जो बायो कैटलिस्ट हैं ये बायोलॉजी से आते हैं। ठीक है, बायोलॉजी हमें बताती है इन सब के बारे में, और इसी तरह से रिसर्च फील्ड्स के अंदर जो है हम बायोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं आपके टॉपिक की तरफ कि डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी क्या होती हैं। ठीक है, बायोलॉजी की 3 डिवीजन्स हैं, 3 तरह की डिवीजन्स के अंदर हम इसे तकसीम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है ज़ूलॉजी, उसके बाद आती है बॉटनी, एंड इसी तरह से माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, सो सबसे पहले ज़ूलॉजी को देखते हैं। जू का लफ्ज़ एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ज़ूलॉजी इज़ द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी एनिमल्स। ठीक है जी, तो एक ऐसी डिवीजन है बायोलॉजी की जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ज़ूलॉजी। ठीक है, उसके बाद आती है बॉटनी। बॉटनी इज़ दैट डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी प्लांट्स। ठीक है जी, जिसके अंदर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, पौधों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसको बॉटनी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। ये जो लफ्ज़ है ना माइक्रो, ये छोटे के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम माइक्रो किसके, हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। बायोलॉजी में हम पढ़ते ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हैं, तो इसमें हम बोलते हैं जी माइक्रो बायोलॉजी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे जानदार, या फिर ऐसे जानदार जिनको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है जी, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो इस तरह के जानदारों की स्टडी
यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी जो हमारी आंखें हैं इनसे हम नहीं देख सकते, तो इनको देखने के लिए हम स्पेशल तरह का एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ नोन एज माइक्रोस्कोप, ठीक है जी। तो माइक्रोस्कोप की मदद से हम इनको देखते होते हैं, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट इज़ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह की ब्रांचेस को स्टडी करते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, मसलन जेनेटिक्स, ठीक है। अब जेनेटिक्स क्या होती है? जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी हेरिडिटी, ठीक है, या फिर उर्दू में हम कहें तो वरासत या इनहेरिटेंस, ठीक है। सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, दैट ब्रांच इज़ कॉल्ड एज जेनेटिक्स, ठीक है। यानी जिसमें हम वरासत की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं जी जेनेटिक्स। अब वरासत क्या होती है? वरासत हम कहते हैं कि ट्रांसफेरेंस होती है करैक्टर्स की फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, यानी वालिदैन से बच्चों में जो खसूसियात मुंतकिल होती हैं, ठीक है, उन खसूसियात को इनहेरिटेंस कहा जाता है, हेरिडिटी कहा जाता है, और हेरिडिटी की स्टडी को जेनेटिक्स बोला जाता है, ठीक है जी। मसलन जो है वो अगर किसी के फादर की आंखों का कलर जो है वो लाइक ब्लूइश है, ठीक है, तो अगर बच्चों का भी वही हो, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। या फिर कितने परसेंट जो है वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मिलता है, ठीक है, इस चीज़ की स्टडी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट ब्रांच इज़ फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी जो होती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, उनके फंक्शंस की स्टडी को फिजियोलॉजी कहा जाता है, यानी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स विद द फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है जी, जिसमें हम बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस की स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। मसलन आंखें हैं, आंखों का क्या काम है जी? देखना, ठीक है। कान है, इनका क्या काम है? सुनना। या ये जो नाक है, इसका क्या काम है? स्मेल करना, ठीक है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं बॉडी पार्ट्स के, ठीक है, इनकी स्टडी को फिजियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ एनाटॉमी। एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर्स कौन सी आ जाती? इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। हम यहाँ पे एक और टर्म पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी होती है ये फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की स्टडी, ठीक है जी, यानी शक्लो सूरत की स्टडी। अब शक्लो सूरत एक तो बाहर वाली होती है और एक होती है अंदर वाली, इंटरनल, ठीक है। अगर बाहर वाली होगी तो हम उसे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहेंगे, और अगर अंदर वाली होगी तो हम इसे बोलेंगे इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी का दूसरा नाम एनाटॉमी होता है, ठीक है जी। सो एनाटॉमी इज़ दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स विद द स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी। सो दैट इज़ एनाटॉमी। उसके बाद आ जाती है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है ये इंसेक्ट्स की स्टडी को कहा जाता है, तो इसके अंदर जो है हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच इज़ एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक। सो दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है जी, जिसमें हम एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं। मसलन के एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो टेम्परेचर कितना है, वाटर कंटेंट्स जो हैं वो कितने हैं, ठीक है जी, एयर कंटेंट्स क्या हैं, एयर पोल्यूटेंट्स तो मौजूद नहीं है, ठीक है जी। तो इन सारी चीज़ों की स्टडी को जो है वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एक बात, दूसरी बात कि इनके दरमियान जो है इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है, तो ये भी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करते हैं, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट इज़ सोशियो बायोलॉजी। सोशियो ये निकला है सोशल से, ठीक है, तो सोशल बायोलॉजी आप कह सकते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे जानदारों की स्टडी, ठीक है, या जानदारों के बिहेवियर की स्टडी। बिहेव के बाद ना मैंने डॉट लगाया, ये बिहेवियर है, ठीक है। सो जानदारों के सोशल बिहेवियर की स्टडी है, ठीक है, और ऐसे जानदार जो सोसाइटी बना के रहते हैं, मुआशरा बना के रहते हैं, ठीक है, उन जानदारों के सोशल बिहेवियर की। सोशल बिहेवियर का मतलब होता है कि आपस में उनका किस तरह का ताल्लुक़ है, वो सोशली किस तरह के हैं, समाजी तौर पर किस तरह के हैं, ठीक है जी, एक दूसरे के साथ किस तरह का उनका ताल्लुक़ है, ठीक है। तो इस चीज़ की स्टडी को बोला जाता है सोशियो बायोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री सिंपली हम कहते हैं कि बायोकेमिकल प्रोसेसेस की स्टडी को, ठीक है। मसलन इंसान के अंदर जितने भी तरह के प्रोसेसेस होते हैं
तो उनको हम बायोकेमिकल प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिसाल के तौर पर जी रेस्पिरेशन हम करते हैं एक मिनट के अंदर, मिसाल के तौर पर अगर हम 16 से 20 दफ़ा कर रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन, सो दैट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस और उसकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। एक और टर्म इस्तेमाल होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी सेम बायोकेमिस्ट्री के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वो बायोलॉजी है जिसके अंदर हम लाइफ के मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमी। Taxonomy is that branch of biology in which we deals with the study of classification, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम कहते हैं ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग को, ठीक है, तो जिसमें हम जानदारों के ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बना देते हैं, और ग्रुप्स और सब ग्रुप्स इसलिए बनाते हैं ताकि उन्हें स्टडी करना जो है वो पॉसिबल हो सके। मिसाल के तौर पर 2.5 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं ऐसी हैं जो कि साइंटिस्ट को पता है, बायोलॉजिस्ट को पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो देयर इज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना, ठीक है, तो एक डाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है। इस डाइवर्सिटी को कवर अप करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम कर देते हैं, ठीक है, ताकि उनको पढ़ना जो है वो इजी हो सके, ठीक। सो वो ब्रांच जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी, ठीक है। उसके बाद आती है जी पेलियंटोलॉजी। पेलियंटोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी फोसिल्स, ठीक है, जिसमें हम फोसिल्स पढ़ते हैं। हम फोसिल्स क्या होते हैं, फोसिल्स हम कहते हैं कि एक जानदार जो है वो लाइक 10,000 साल पहले मर चुका था, लेकिन अगर उसका एक दांत बच गया, उसकी कोई रिमेनिंग बच गई, उसका कोई बॉडी पार्ट जो है वो बच गया अभी तक, और वो हमें अगर मिल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज फोसिल, ठीक है। यानी मुर्दा जानदार हैं या जो जानदार ख़त्म हो चुके हुए हैं, ठीक है, इस दुनिया से नापैद हो चुके हुए हैं, उन जानदारों की बाकियात को, उनके रिमेन्स को जो है वो पेलियंटोलॉजी फोसिल कहा जाता है, और उन फोसिल्स की स्टडी को जो है वो पेलियंटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो ये फोसिल्स हमें बताते हैं कि कौन कौन से जानदार जो है वो किस किस टाइम के अंदर प्रेजेंट थे और फिर कब जो है वो ख़त्म हो गए, या फिर इंसानों के अलावा या जितनी स्पीशीज़ इस दुनिया के अंदर अब मौजूद हैं, ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, इनके अलावा भी कोई स्पीशीज़ मौजूद थी, ठीक है, इसके बारे में हमें पेलियंटोलॉजी बताती है, ठीक है। उसके बाद हिस्टोलॉजी, तो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है, जैसे एनाटॉमी थी, ठीक है, लेकिन एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी में फ़र्क होता है माइक्रोस्कोपिक स्टडी का, ठीक है। तो इसमें हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम जो है वो ग्रॉस स्ट्रक्चर्स देखते हैं, यानी जो स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आ जाती हैं, मिसाल के तौर पर हड्डियाँ हमें नज़र आ जाती हैं, या हमें जो है मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गन्स नज़र आ जाते हैं, ठीक है, तो उनकी स्टडी एनाटॉमी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जैसे सेल है, टिश्यू हम बेसिकली बात करते हैं ना, तो टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो है वो हिस्टोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट इज़ पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी सिंपली जो है वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम पैरासाइट की स्टडी करते हैं। ना व्हाट इज़ पैरासाइट? पैरासाइट एक ऐसा इंडिविजुअल होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने होस्ट के ऊपर रहता है, अपने जो है वो मेज़बान के ऊपर लाइक हम कह सकते हैं कि रहता है, लेकिन बदले में इन रिटर्न क्या करता है, उसे नुकसान पहुंचाता होता है, ठीक है। तो उस तरह के जानदार को पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद मॉर्फोलॉजी आती है। तो मॉर्फोलॉजी मैंने आपको बताया कि फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स की स्टडी को जो है वो मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। दो तरह की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल यानी बॉडी के बाहर वाली स्ट्रक्चर, मिसाल के तौर पर हाथ नज़र आ रहे हैं, पाँव नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी, ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। और इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को इंटरनल मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी है। तो एम्ब्रियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, जिसमें हम एम्ब्रियो को पढ़ते हैं। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो हम कहते हैं कि एम्ब्रियो इज़ दैट इंडिविजुअल जिसके अंदर जो है जो कि हम कहते हैं कि एग की डेवलपमेंट के बाद जब जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है ना, जब एग जो है वो कन्वर्ट हो जाता है जाइगोट के अंदर, ठीक है, उस जाइगोट की फर्दर डेवलपमेंट होती रहती है, ठीक है। और डेवलपमेंट की प्रोसेसिंग के बाद, ठीक है, एक 3 मंथ स्टेज के ऊपर जो है कि एक जो है वो इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है, तो उसे हम जो है वो एम्ब्रियो स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की जो स्टेजेस आती हैं, ठीक है, कि पहले वो एग था, एग के बाद आके स्पर्म उसके साथ मिला है और वो
फिर जो है वो ज़ाइगोट में कन्वर्ट हो गए। तो मुख्तलिफ तरह की स्टेजेस जो आती हैं दैट इज़ कॉल्ड एज, वो उनकी स्टडी जो है वो दैट इज़ कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है जी। सो लास्ट पे है हमारे पास सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ सेल। ठीक है जी। सिंपली सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल एक बॉडी का सबसे छोटा यूनिट होता है। मिसाल के तौर पर हम एक घर बना रहे हैं ना, तो एक घर का सबसे छोटा यूनिट होता है ईंट। ठीक है, तो हमारी बॉडी की जो ईंट है दैट इज़ कॉल्ड एज सेल। ठीक है, तो उस सेल की स्टडी को जो है वो सेल बायोलॉजी कहा जाता है। और फिर सेल के अंदर जो जो चीज़ होती है, मिसाल के तौर पर ईंट के अंदर जो चीज़ होती है, मट्टी है या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो इसी तरह से सेल के अंदर जो चीज़ पाई जाती है दैट इज़ ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो सेल की स्टडी और सेल के अंदर पाई जाने वाली चीज़ों की स्टडी यानी ऑर्गेनेल्स की स्टडी सेल बायोलॉजी कहलाती है। ठीक है जी। तो ये थी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर फिर हमारे पास 4 और ब्रांचेस आ जाती हैं। इनमें जो है वो देख लें, बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है या बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी के, और नेक्स्ट आने वाले दिनों के अंदर इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये होती क्या है, इसमें हम देखते हैं जी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली यानी छोटे जानदार, ठीक है, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते अपने, मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, तो उनको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है जी, इंसानियत की भलाई के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जी हम इंसुलिन बना रहे हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि शुगर के पेशेंट्स के लिए जो है वो हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो हम वो बना रहे हैं, अब उससे जो है वो मैनकाइंड की वेलफेयर हो रही है। ठीक है, तो इस तरह की ब्रांच को हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जो है वो दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है जी, इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जो बॉडी को डिफेंड कर रहा होता है। ठीक है, जो बॉडी को बचा रहा होता है माइक्रोब्स के हमले से, माइक्रोब्स के अटैक से। ठीक है, तो उस तरह के सिस्टम को जो है वो इम्यून सिस्टम बोलते हैं, और इम्यून सिस्टम की स्टडी को सिंपली इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है जी। सो एंटोमोलॉजी हमने शायद पीछे भी डिस्कस कर लिया है, इंसेक्ट्स की स्टडी है। ठीक है, उसके बाद है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील विद स्टडी ऑफ ड्रग्स। ठीक है जी, हम अद्वियात की स्टडी करते हैं। ठीक है, जिस ब्रांच के अंदर, उस ब्रांच को हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। और सिर्फ अद्वियात ही नहीं, वो अद्वियात जो है वो बॉडी के ऊपर जाके क्या असर दिखाती हैं। ठीक है जी, तो इस चीज़ की स्टडी को भी फार्माकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है जी। सो ये थी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और करियर्स इन बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लास्ट पे आप लोगों के लिए कुरान पाक की एक आयत रखी है कि अल्लाह ताला सूरा फातिहा के अंदर हमें फरमाते हैं कि इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन। ठीक है, यानी एक इंसान जो है ये दुआ मांग रहा है ना अल्लाह ताला से कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो हुक्म दिया है कि हम सिर्फ जो है वो अल्लाह की ही इबादत करें, अल्लाह ताला के अलावा किसी और को जो है वो मददगार तस्लीम ना करें। ठीक है, तो हमें इबादत के लिए और इसी तरह से मदद मांगने के लिए हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला से मंसूब कर लेनी चाहिए। ठीक है जी। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है जी बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।